प्यारे विद्यार्थियों, साथियों, आज हम बात करेंगे स्वतंत्रता और समानता में संबंध। क्या? स्वतंत्रता तथा समानता का संबंध। मैंने स्वतंत्रता के संदर्भ में और समानता के संदर्भ में अलग से लेक्चर अपलोड कर दिए हैं, आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। आज हम भाई जो स्वतंत्रता और समानता हैं, ये दोनों ही अवधारणाएं, ये दोनों ही संकल्पनाएं लोकतंत्र के आधारभूत सिद्धांत हैं। अतः इन दोनों ही अवधारणाओं का क्या पारस्परिक संबंध है, इसकी जानकारी भी राजनीति विज्ञान के विद्यार्थियों को होना अति आवश्यक है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए आज हम केवल स्वतंत्रता और समानता के संबंध की चर्चा करेंगे। तो प्यारे विद्यार्थी, प्रतिदिन जो मैं एक लेक्चर में यूट्यूब चैनल पर अपलोड करता हूँ, उसकी जानकारी आपको हो सके, इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। आशा करता हूँ आपने सब्सक्राइब कर दिया होगा। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। यस, स्वतंत्रता तथा समानता का संबंध। प्यारे विद्यार्थियों, मैंने आपके लिए डायग्राम बनाया है स्वतंत्रता समानता के पारस्परिक संबंध को समझने के लिए। तो सबसे पहले तो आपको यहाँ ये ध्यान रखना है कि स्वतंत्रता और समानता के पारस्परिक संबंधों का जब अध्ययन किया जाता है, या फिर जो है स्वतंत्रता और कानून के पारस्परिक संबंध का अध्ययन किया जाता है, तो मुख्यतः इन संबंधों के आधार पर हम दो दृष्टिकोण देखते हैं। अर्थात विद्वानों के विचारों को हम दो भागों में विभाजित कर सकते हैं। आज हम केवल स्वतंत्रता और समानता की बात करेंगे। स्वतंत्रता और कानून का संबंध, इसके ऊपर मैंने अलग से वीडियो अपलोड कर दिया है, आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। तो स्वतंत्रता और समानता के पारस्परिक संबंध के संदर्भ में दो दृष्टिकोण हैं। प्रथम दृष्टिकोण ये कहता है कि स्वतंत्रता और समानता एक दूसरे की विरोधी हैं। क्या मतलब कि अगर स्वतंत्रता दी जाती है व्यक्ति को, तो ऐसी स्थिति में वहाँ समानता नहीं हो सकती, और यदि व्यक्तियों को समान बनाने पर बल दिया जाता है तो वहाँ पर व्यक्ति स्वतंत्र नहीं हो सकते हैं। तो मतलब पहला दृष्टिकोण ये कहता है कि स्वतंत्रता और समानता एक दूसरे की विरोधी संकल्पनाएं हैं, जबकि दूसरा दृष्टिकोण ये कहता है, क्या कहता है, कि स्वतंत्रता और समानता एक दूसरे की सहयोगी या सहगामी अवधारणाएं। मतलब स्वतंत्रता और समानता ये एक दूसरे का सहयोग करती हैं, एक दूसरे की विरोधी अवधारणाएं या संकल्पनाएं नहीं है। आज हम इन दोनों ही दृष्टिकोणों के आधार पर स्वतंत्रता और समानता के पारस्परिक संबंध को समझेंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों, इस डायग्राम को सबसे पहले समझें, इसके बाद में दोनों दृष्टिकोण समझ में आ जाएंगे। मैंने यहाँ नोट किया है स्वतंत्रता, फिर नोट किया है समानता, फिर मैंने नोट किया है कोई भी कार्य, फिर नोट किया करने योग्य, यहाँ 1 और 2, इधर पूर्ण समानता और अवसर की उपलब्धता। क्या मतलब है, इसको समझे। इसमें सब कुछ आ जाएगा, सब कुछ। मतलब दोनों ही अवधारणाओं का अर्थ, परिभाषा, विशेषताएं, संबंध, सब कुछ समाहित हो जाएगा। आप इसको समझ जाइएगा, इसके बाद में ये समझना आपके लिए बिल्कुल आसान हो जाएगा। दोनों दृष्टिकोण ध्यान दें। प्यारे विद्यार्थियों, सबसे पहले हमें समझना है कि स्वतंत्रता का अर्थ क्या होता है। हालांकि इसके ऊपर मैंने अलग से लेक्चर अपलोड कर दिया, लेकिन चूंकि दोनों का संबंध समझना है, इसलिए सामान्य से रूप में इसका अर्थ मैं आपको बताऊंगा। देखिएगा, स्वतंत्रता के अर्थ के संदर्भ में दो पहलू हैं, दो पहलू। जैसा मैंने अलग से जो लेक्चर दिया है उसके ऊपर बताया है आपको। पहला इसका जो पहलू है वो ये कहता है, पहला जो पहलू है वो ये कहता है कि व्यक्ति को कोई भी कार्य करने की जो आज़ादी होती है, या व्यक्ति की जो इच्छा है, अपनी इच्छा अनुसार कोई भी कार्य करे, कोई भी कार्य करने की जो उसकी आज़ादी है, वह ही स्वतंत्रता। कोई भी कार्य करे वो, एक तो पहलू ये। दूसरा ये है कि नहीं भाई, केवल करने योग्य कार्य करने की आज़ादी दी जाए। मतलब केवल जो करने योग्य कार्य है वो करने दिए जाए, जो करने योग्य कार्य नहीं है वो नहीं करने दिए जाए। राज्य के द्वारा उसके ऊपर प्रतिबंध लगाया जाए। जैसे मान लीजिएगा, आत्महत्या करने की इच्छा है व्यक्ति की, तो क्या ये करने योग्य कार्य है? करने योग्य कार्य नहीं है, इसलिए राज्य के द्वारा इसके ऊपर प्रतिबंध लगाया जाता है कि नहीं? प्रतिबंध लगाया जाता है। तो एक तो होता है करने योग्य कार्य करने दिए जाए, जो करने योग्य नहीं है उनके ऊपर प्रतिबंध हो। अब प्रतिबंध लगाया जा रहा है तो इसका मतलब ये नहीं होगा कि उनकी स्वतंत्रता को छीना जा रहा है। नो, व्यक्ति हम ये कहेंगे क्या, बल्कि हम ये कहेंगे कि व्यक्ति को और ज़्यादा
स्वतंत्रता दी जा रही है। अब ये कोई भी कार्य करने, मतलब व्यक्ति कोई भी कार्य करे उसके ऊपर कोई प्रतिबंध नहीं हो, तो ये इसका नकारात्मक पहलू है। दूसरा सकारात्मक पहलू है। दो पहलू हो गए ना। अब समानता की बात करते हैं तो समानता के भी दो पहलू हैं। इसका जो पहला पहलू है जिसको कि हम समानता का संकुचित अर्थ कह सकते हैं, और दूसरा समानता का व्यापक अर्थ कह सकते हैं। समानता का संकुचित अर्थ तो ये कहता है कि व्यक्ति व्यक्ति में किसी भी दृष्टि से कोई जो है असमानता नहीं होती, कोई विषमता नहीं होती, कोई भेदभाव नहीं होता है। शारीरिक, भौतिक, मानसिक, आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक सभी दृष्टि से व्यक्ति पूर्ण रूप में समान होते हैं। तो पहला समानता का अर्थ तो ये है, जैसा मैंने नोट किया, पूर्ण समानता। और दूसरा क्या है? दूसरा जो समानता का अर्थ है जिसको कि समानता का व्यापक अर्थ भी कहा जाता है, पहले को संकुचित अर्थ कहते हैं, दूसरे को व्यापक अर्थ कहते हैं। दूसरा जो अर्थ है वो क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि समानता समान अवसरों की उपलब्धि है। नोट कर सकते हैं आप, समानता समान अवसरों की उपलब्धि है। ये इसका दूसरा पहलू होगा। पहला और दूसरा, पहला और दूसरा, दो अर्थ हो गए ना। तो समानता समान अवसरों की उपलब्धि है। अब ये जो दो अर्थ बताए हैं दोनों के, तो इसमें जो पहला वाला अर्थ है, पहले वाला अर्थ है, ये तो पहला दृष्टिकोण हो गया, और दूसरे वाला जो अर्थ है वो दूसरा दृष्टिकोण होगा। ये दोनों दृष्टिकोण मैं आपको व्यापक रूप में समझाऊंगा। प्यारे विद्यार्थियों, यदि आप इसको समझ रहे हैं तो इनको समझने में कोई दिक्कत नहीं। अब मैं एक उदाहरण देकर के ये दोनों समझाऊंगा आपको। कैसे? मैंने यहां नोट किया है छात्रों और सुंदर लड़कियों। इस उदाहरण को समझे आप। अरे भाई, स्वतंत्रता और समानता आप ऐसे समझेंगे जैसे कि आप गिनती सीख रहे हो, कोई दिक्कत ही नहीं। देखिएगा, स्वतंत्रता का पहला अर्थ लें, समानता का पहला अर्थ लें। तो स्वतंत्रता का पहला अर्थ है कि कोई भी कार्य करने की छूट, कि व्यक्ति कोई भी कार्य करे राज्य के द्वारा उसके ऊपर कोई प्रतिबंध नहीं होगा। समानता का पहला अर्थ क्या है? कि व्यक्ति व्यक्ति में किसी भी दृष्टि से कोई भेदभाव नहीं है, कोई असमानता नहीं है। सभी व्यक्ति जो है बौद्धिक, भौतिक, सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक दृष्टि से पूर्ण रूप में समान होते हैं। ये पहला अर्थ है दोनों का, मतलब स्वतंत्रता का पहला अर्थ और समानता का पहला अर्थ। अब इस स्थिति में यदि लिया जाए, पूर्ण समानता के अर्थ में लिया जाए, तो यहां मैं उदाहरण दूंगा छात्रों का। कैसे? अब पूर्ण समानता स्थापित करनी तो आप देखिएगा क्या करना होगा। एक तरफ मेधावी छात्र हैं, दूसरी तरफ मंदबुद्धि के छात्र हैं। अब पूर्ण समानता स्थापित करनी है तो आपको क्या करना पड़ेगा कि जो मेधावी छात्र हैं उनको घटिया स्तर की किताबें पढ़ने के लिए देनी पड़ेंगी हमें, और जो मंदबुद्धि के छात्र हैं उनको उच्च स्तर की श्रेष्ठ पुस्तकें देने पड़ेंगी पढ़ने के लिए, जिससे कि वो समान हो सके, समान अंक प्राप्त करें। लेकिन क्या ये समानता, ऐसी समानता लाना ये श्रेष्ठ कार्य है? नहीं, ये श्रेष्ठ कार्य नहीं है। इसको आप ये कह सकते हैं कि ये समानता लाना नहीं है, बल्कि समाज में जो बुद्धिमत्ता का विकास होता है उसको रोकना है। ऐसी समानता लाने से कोई फायदा नहीं है। समाज को, व्यक्ति को, देश दुनिया को कोई फायदा नहीं होने वाला है। दूसरा मैंने उदाहरण दिया सुंदर लड़कियों का, तो इसके लिए भी पूर्ण समानता लानी होगी। क्या करना होगा आपको? भाई, जो सुंदर लड़कियां हैं उनको जो है श्रृंगार सामग्री नहीं दी जाएगी, और जो बदसूरत लड़के हैं उनको श्रृंगार सामग्री दी जाएगी, जिससे कि वो उनके बराबर सुंदर बने। लेकिन क्या ये समानता लाना उचित है? क्या सरकार को ऐसा कार्य करना चाहिए? हरगिज नहीं, ऐसा नहीं किया जाना चाहिए। उल्टा होना क्या चाहिए? दूसरे अर्थ में आ जाएंगे, करने योग्य कार्य करने दिए जाए और समानता समान अवसर की उपलब्धि। तो इसमें क्या करना होगा? समान अवसर की उपलब्धि। यहां इस उदाहरण को नीचे ले आए। मान लीजिएगा जो छात्र हैं, भाई मेधावी छात्र हैं, मंदबुद्धि के छात्र हैं, तो मेधावी छात्रों से हम श्रेष्ठ स्तर की किताबें नहीं छीनेंगे, उनको श्रेष्ठ स्तर की किताबें पढ़ने देंगे। साथ में जो मंदबुद्धि के छात्र हैं उनको भी श्रेष्ठ स्तर की किताबें पढ़ने के लिए दी जाएंगी। सुंदर लड़के को उदाहरण यहां लागू करें तो जो सुंदर लड़कियां हैं उनको भी श्रृंगार सामग्री दी जाएगी, मगर जो बदसूरत लड़कियां हैं सरकार का ये दायित्व है कि उनके लिए ब्यूटी पार्लर की व्यवस्था करवाए। अरे भाई, तभी तो समानता, समान अवसर की उपलब्धि बनेगी कि सभी को समान अवसर दिए जाएं। अगर बदसूरत लड़के हैं, मंदबुद्धि छात्र हैं, तो मंदबुद्धि छात्रों को अच्छी किताबें दी जाए, आर्थिक सहायता की जाए, और बदसूरत लड़के हैं उनके लिए सरकारी ब्यूटी पार्लर की व्यवस्था करवाए। अगर ऐसा करेंगे तो समान अवसर की उपलब्धि करवाई जा रही सरकार के द्वारा। यही है समानता का व्यापक अर्थ। और इधर ये करने योग्य कार्य करने दिए जाए। जैसे एक व्यक्ति आत्महत्या करना चाहता है तो उसको ये कार्य नहीं करने दिया जाएगा, सरकार के द्वारा रोका जाएगा, क्योंकि ये करने योग्य कार्य नहीं है। व्यक्ति की वास्तविक रूप में जो इच्छा है वो
मरने की नहीं है, वो तो विवश होकर के ऐसा कर रहा है, और इसकी व्यवस्था को यदि सरकार दूर कर रही है तो व्यक्ति क्यों मरेगा। अब इन दोनों ही दृष्टिकोणों के आधार पर ये दोनों बातें हम समझेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्वतंत्रता तथा समानता का संबंध। दो दृष्टिकोण बताए ना आपको, प्रथम दृष्टिकोण, द्वितीय दृष्टिकोण। प्रथम दृष्टिकोण क्या कह रहा है? प्रथम दृष्टिकोण कह रहा है कि स्वतंत्रता और समानता ये दोनों ही विरोधी संकल्पनाएं हैं। नोट करें, स्वतंत्रता तथा समानता ये दोनों ही विरोधी संकल्पनाएं हैं। कैसे हैं विरोधी? भाई इसका मतलब ये होगा कि यदि व्यक्तियों को स्वतंत्र कर दिया जाता है, कोई भी कार्य करे, कोई प्रतिबंध नहीं होगा, तो फिर वहां समानता स्थापित नहीं हो सकती है। और यदि व्यक्तियों को समान बनाया जाए, समानता पर बल दिया जाए, जैसे यहाँ मैंने उदाहरण दिया है सुंदर लड़कियों का, छात्रों का, आप समझिएगा, छात्रों का सुंदर लड़कियों को उदाहरण दिया है कि भी सुंदर लड़की हैं तो उसके अंतर्गत क्या उनको श्रृंगार सामग्री नहीं दी जाएगी, मेकअप नहीं करने दिया जाएगा, बदसूरत लड़की उनको मेकअप करने नहीं दिया जाएगा, तो क्या उचित है, श्रेष्ठ है? नहीं, ये श्रेष्ठ नहीं है। इसलिए यदि आप सभी को समान बनना चाह रहे हैं, जैसे छात्रों को, सुंदर लड़की और बदसूरत लड़कियों को आप समान बनाना चाह रहे हैं, समान बनाना चाह रहे हैं, भाई मेधावी छात्रों को अच्छी किताबें नहीं पढ़ने दी जा रही हैं, मंदबुद्धि छात्रों को अच्छी किताबें दी जा रही हैं, सुंदर लड़कियों को जो है मेकअप नहीं करने दिया जा रहा है, श्रृंगार सामग्री नहीं दी जा रही है, जबकि बदसूरत लड़कियों को श्रृंगार सामग्री दी जा रही है, बदसूरत लड़कियों को जो है मेकअप करने दिया जा रहा है, तो ये समानता लाने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन इसमें स्वतंत्रता नहीं होगी। फिर क्यों? क्योंकि सुंदर लड़कियों की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध हो गया कि आप मेकअप नहीं करेंगे, मेधावी छात्रों की स्वतंत्रता प्रतिबंध हो गया कि आप अच्छी किताबें नहीं पढ़ेंगे। इसलिए वास्तविक रूप में जो ये स्वतंत्रता और समानता की अवधारणा है, ये दोनों एक दूसरे की क्या है? विरोधी हैं। कि अगर स्वतंत्रता पर बल दिया जाएगा तो समानता में कटौती होगी, और समानता पर बल दिया जाएगा तो स्वतंत्रता में कटौती करनी पड़ेगी। इसीलिए प्यारे विद्यार्थी ध्यान देंगे, एच जे लास्की, हेरल्ड जोसेफ लास्की, जिनकी सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक है ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स, राजनीति का व्याकरण, इन्होंने स्पष्ट रूप में कहा है कि राजनीति विज्ञान की सबसे बड़ी समस्या यही है कि स्वतंत्रता और समानता के मध्य सामंजस्य कैसे बिठाया जाए। जिस देश की राज्य व्यवस्था के अंतर्गत स्वतंत्रता और समानता के मध्य उचित सामंजस्य बिठा दिया जाता है, अरे भाई उस देश की राज्य व्यवस्था का कभी पतन हो ही नहीं सकता। उस देश की राज्य व्यवस्था धीरे धीरे विकसित होती चली जाएगी। डेफिनेटली ये राजनीति विज्ञान की सबसे महत्वपूर्ण समस्या है कि स्वतंत्रता और समानता के मध्य सामंजस्य कैसे बिठाया जाए। अगर एक ही अति अपनाई जाती, चाहे स्वतंत्रता और चाहे समानता हो, तो अति का मतलब अंत है। भूतपूर्व सोवियत संघ का विघटन क्यों हुआ? इसी कारण से हुआ कि वास्तविक रूप में वहां पर पहले समानता की अति को अपनाया गया, और जैसे ही वहां पर स्वतंत्रता के ऊपर बल दिया गया, भाई फिर उसका विघटन ही हुआ। डेफिनेटली तो स्वतंत्रता और समानता में सामंजस्य बिठाना बहुत जरूरी है। लास्ट की ने ये बात कही है। अब हम प्रथम दृष्टिकोण से संबंधित जो विद्वान हैं उनके नाम नोट करेंगे। लॉर्ड एक्टन और टॉकविल, डी टॉकविल ये नाम है इनका, लॉर्ड एक्टन और डी टॉकविल, ये दोनों ही जो विद्वान हैं प्रथम दृष्टिकोण से संबंधित हैं। प्रथम दृष्टिकोण मतलब जो कि ये कहता है स्वतंत्रता और समानता एक दूसरे की विरोधी अवधारणाएं हैं। मतलब यदि आप स्वतंत्रता पर बल देते हैं तो समानता में कटौती करनी होगी, और समानता पर बल देते हैं तो स्वतंत्रता में कटौती करनी होगी। ये दृष्टिकोण ये मान के चलता है। लॉर्ड एक्टन का एक व्याख्यान से नोट करेंगे कि समानता की उत्कृष्ट अभिलाषा ने मतलब समानता की अभिलाषा ने, भी सभी समान हो, समानता की उत्कृष्ट अभिलाषा ने स्वतंत्रता की आशा को व्यर्थ बना दिया है। मतलब समानता की जो अभिलाषा है उसने स्वतंत्रता की आशा को व्यर्थ बना दिया। सीधी सी बात है कि अगर आप समानता की अभिलाषा रखते हैं तो स्वतंत्रता में कटौती होगी, और स्वतंत्रता की अभिलाषा रखते हैं तो समानता में कटौती होगी। इसलिए ये दोनों ही जो अवधारणाएं हैं एक दूसरे की विरोधी हैं, स्वतंत्रता और समानता। यस, अब निम्न मतलब इन तर्कों के आधार पर, 6 तर्कों के आधार पर हम ये समझेंगे कि स्वतंत्रता और समानता की अवधारणा एक दूसरे की विरोधी क्यों है। नंबर 1, सभी मनुष्य समान नहीं है। यस भाई, सभी व्यक्ति शारीरिक, बौद्धिक, राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, अन्य कितने ही दृष्टिकोण हैं, उन सभी दृष्टियों से समान नहीं होते हैं, उनमें अंतर पाया जाता है। जब उनमें अंतर है, जैसा कि राजनीति विज्ञान के जनक अरस्तु ने अपनी पुस्तक पॉलिटिक्स में स्पष्ट रूप में लिखा था कि प्रकृति है, कुछ व्यक्ति स्वामी बनने योग्य होते हैं और कुछ दास बनने योग्य होते हैं। मतलब प्रकृति से ही, स्वभाव से ही
जन्म से ही जो बुद्धिमान होते हैं वो स्वामी बनने योग्य होते हैं और जो मंद बुद्धि के होते हैं दास बनने योग्य होते हैं। तो इसका मतलब ये है कि बुद्धि से शारीरिक रूप में, सामाजिक रूप में, आर्थिक रूप में, राजनीतिक रूप में व्यक्ति में असमानता है तो क्या आप वहां पर पूर्ण समानता स्थापित कर सकते हैं? हरगिज नहीं कर सकते, हरगिज नहीं कर सकते। प्रयास करके देख लीजिएगा, अगर सरकार के द्वारा प्रयास किया जाए कि सभी व्यक्तियों को 10-10 लाख रुपए दे दिए जाएं, तो आप 1 वर्ष बाद में देखेंगे कुछ व्यक्ति ऐसे जिन्होंने 10 लाख कर्जा और कर लिया है और कुछ व्यक्ति ऐसे जिन्होंने 10 लाख के 10 करोड़ रुपए बना दिए हैं। तो डेफिनेटली हम कह सकते हैं कि सभी मनुष्य समान नहीं हो सकते हैं। दूसरा है स्वतंत्रता समानता को नष्ट कर देती है। ध्यान दीजिएगा, स्वतंत्रता समानता को नष्ट कर देती है। क्यों कर देती है? मान लीजिएगा हम ये कहेंगे कि भाई व्यक्ति को कोई भी कार्य करने की छूट दे दी जाती है, तो ऐसी स्थिति में सभी व्यक्ति समान हो ही नहीं सकते। क्यों नहीं हो सकते? कुछ व्यक्तियों में बहुत ज़्यादा क्षमता होती है, वो क्षमता से अपनी जो है आर्थिक स्थिति मजबूत कर लेंगे, समाज में सम्मान की प्राप्ति भी कर लेंगे और मेहनत कर करके वो अच्छे पद पर भी सुशोभित हो जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में यदि आप वास्तव में व्यक्तियों को स्वतंत्रता दे देते हैं तो समानता तो स्वतः ही नष्ट हो जाएगी। क्यों? क्योंकि अगर आप समान व्यक्तियों को करना भी चाहते हैं तो उनमें क्षमता अलग होती है और क्षमता अलग होती है तो डेफिनेटली फिर वहाँ विषमता फैल जाएगी। इसलिए स्वतंत्रता समानता को नष्ट कर देती है क्षमताओं के आधार पर। और विकास में बाधा, ध्यान दीजिएगा भाई, वास्तविक रूप में यदि स्वतंत्रता के सिद्धांत के आधार पर सभी को समान बनाने का प्रयास किया जाता है तो ऐसी स्थिति में जो व्यक्ति योग्य होते हैं, बुद्धिमान होते हैं, मेहनती होते हैं, वो क्यों मेहनत करेंगे, क्यों नए नए आविष्कार करेंगे कि सभी को समान वेतन दिया जाएगा तो हम बिना मतलब मेहनत क्यों करेंगे? उनको कोई श्रेय नहीं दिया जाएगा, कोई पुरस्कार नहीं दिया जाएगा, सभी को समान बनाने का प्रयास किया जाएगा तो डेफिनेटली वहाँ उस देश का, व्यक्ति का, समाज का विकास नहीं हो सकता। ना तो व्यक्ति का विकास होगा, ना समाज का विकास होगा और ना ही जो है राज्य का विकास होगा। व्यक्ति, समाज, राज्य किसी का भी विकास नहीं हो सकता। चौथा है आर्थिक स्वतंत्रता से समानता नष्ट होती है। ध्यान दीजिएगा, आर्थिक स्वतंत्रता से समानता नष्ट होती है। अगर भाई आर्थिक दृष्टि से सभी व्यक्तियों को स्वतंत्रता दे दी जाती है, जैसा कि मैं आपको कहूँगा औद्योगिक क्रांति के बाद में ऐसा हुआ है, औद्योगिक क्रांति के बाद में पूंजीवाद को बढ़ावा मिला है। क्यों? क्योंकि आर्थिक क्षेत्र में राज्य हस्तक्षेप नहीं करता है, जिसको कि हस्तक्षेप का सिद्धांत कहा जाता है, जो कि व्यक्तिवाद का मूल है। तो आर्थिक क्षेत्र में जब व्यक्तियों को स्वतंत्रता दे दी जाती है तो ऐसी स्थिति में अमीरी और गरीबी में गैप घटेगा कि बढ़ेगा? अंतराल, अमीरी और गरीबी में गैप बढ़ेगा, घटेगा नहीं। इसलिए आर्थिक स्वतंत्रता से क्या हो जाएगी? समानता नष्ट हो जाएगी, क्योंकि जो है अमीरी और गरीबी में गैप बढ़ता चला जाएगा और जो पूंजीपति होते हैं वो श्रमिकों का, मजदूरों का शोषण शुरू कर देंगे। इसलिए आर्थिक स्वतंत्रता से समानता नष्ट होती है। और पांचवा है आर्थिक स्वतंत्रता से समानता नष्ट होती है। ध्यान दीजिएगा, आर्थिक स्वतंत्रता से समानता नष्ट होती है। ये जो है ये बिंदु आप कट कीजिएगा क्योंकि हमने ये चौथे बिंदु में नोट कर दिया है, इसको क्रॉस कर सकते हैं आप। ठीक है भाई। पांचवा बिंदु है, इसको आप नोट नहीं कीजिएगा क्योंकि यह बिंदु रिपीट हो गया है। ठीक है भाई। पांचवा है समान स्वतंत्रता का विचार अनैतिक है। ध्यान दीजिएगा, समान स्वतंत्रता का विचार अनैतिक है कि भाई सभी व्यक्तियों को समान रूप में स्वतंत्रता दी जाए, तो ये भी अनैतिक है। क्यों है अनैतिक? मान लीजिएगा, मैं उदाहरण दूंगा यहाँ, जैसे मजदूर और गणितज्ञ कि एक मजदूर है और एक गणित का विशेषज्ञ गणितज्ञ है, तो क्या इन दोनों को बराबर वेतन दिया जाए? बराबर वेतन दिया जाए क्या? नहीं दिया जाना चाहिए ना। क्यों? क्योंकि मजदूर है वो एक प्रकार से बहुत ज़्यादा बुद्धिमान नहीं मान सकते हम, जबकि गणितज्ञ है
वो बुद्धिमान है। हालांकि कुछ ज़रूरी नहीं है कि भाई जो मजदूर होता है वो बुद्धिमान नहीं होगा, लेकिन डेफिनेटली मान लीजिएगा कि किसी विषय विशेष का विशेषज्ञ नहीं होता है। लेकिन मजदूर और गणितज्ञ को क्या बराबर बराबर वेतन दिया जाएगा या दिया जाना चाहिए? नहीं दिया जाना चाहिए। इसलिए समान स्वतंत्रता का विचार अनैतिक है। अगर ऐसा कर दिया जाएगा तो इसका मतलब होगा कि उस व्यक्ति का, उस समाज का, उस राज्य का विकास हरगिज नहीं हो सकता। अब लेंगे हम द्वितीय दृष्टिकोण, दूसरा दृष्टिकोण क्या कहता है कि स्वतंत्रता और समानता की संकल्पनाएं एक दूसरे की सहगामी अवधारणाएं हैं। मैंने लिखा परस्पर सहगामी, मतलब ये एक दूसरे की सहयोगी हैं, एक दूसरे की विरोधी अवधारणाएं नहीं है। कौन? स्वतंत्रता और समानता। मैंने आपको पहले कह दिया है कि राजनीति विज्ञान की जो मुख्य समस्या है लास्की के शब्दों में वो यही है कि स्वतंत्रता और समानता के मध्य उचित सामंजस्य कैसे बिठाया जाए। अब इन दोनों में यदि उचित सामंजस्य बिठाया जाता है तो स्वतंत्रता और समानता की अवधारणा एक दूसरे की विरोधी नहीं बनती है, फिर ये एक दूसरे की सहयोगी बन जाती है। और जब स्वतंत्रता और समानता की अवधारणा एक दूसरे की सहयोगी बन जाती है तो डेफिनेटली वहाँ व्यक्ति का, समाज का और राज्य का विकास होगा ही होगा। चलिए अब द्वितीय दृष्टिकोण से जो संबंधित विद्वान हैं उनके नाम नोट करेंगे। लास्की, एच.जे. लास्की, हेरल्ड जोसेफ लास्की, मैकाइवर, हॉब्सन, पोलार्ड, C.M. जोड़ और टोनी। तो एग्जाम में ये पूछा जा सकता है। अब ये दोनों अवधारणाएं एक दूसरे की सहयोगी या सहगामी क्यों है, इसके लिए मैंने 4 बिंदु तैयार किए। पहला है दोनों का विकास लगभग एक साथ हुआ है। ध्यान दीजिएगा, दोनों का विकास मतलब स्वतंत्रता और समानता की अवधारणा का विकास लगभग एक साथ हुआ है। इन दोनों अवधारणाओं का कैसे हुआ है? विशेषकर जो स्वतंत्रता और समानता की अवधारणा है ये दोनों ही निरंकुशता के विरुद्ध एक आंदोलन के रूप में उत्पन्न होती हैं। क्या कहा मैंने? निरंकुशता के विरुद्ध एक आंदोलन के रूप में इन दोनों का जो है उद्भव हुआ है। ठीक इसी प्रकार से 1789 की जो फ्रांस की क्रांति हुई है, इस क्रांति के 3 आदर्श थे, स्वतंत्रता, समानता और बंधुता। तो आप कह सकते हैं कि स्वतंत्रता और समानता इन दोनों ही अवधारणाओं का विकास एक ही साथ हुआ है लगभग। ठीक है। और दूसरा है दोनों लोकतंत्र के आधारभूत सिद्धांत है। ध्यान दीजिएगा, स्वतंत्रता और समानता की दोनों ही अवधारणाएं लोकतंत्र के आधारभूत सिद्धांत है। जब हम लोकतंत्र के आधारभूत सिद्धांतों का अध्ययन करते हैं तो निश्चित रूप में स्वतंत्रता और समानता ये दोनों ही लोकतंत्र के आधारभूत सिद्धांत हैं। अगर किसी भी देश के अंतर्गत लोकतंत्र को अपनाया जाता है तो वहाँ पर स्वतंत्रता और समानता को एक साथ लेकर चलना ही पड़ेगा। स्वतंत्रता और समानता के मध्य सामंजस्य बिठाना ही पड़ेगा। जैसे मान लीजिएगा भारत के अंतर्गत लोकतांत्रिक समाजवाद को अपना लिया गया है तो लोकतांत्रिक समाजवाद समानता पर बल देता है और लोकतांत्रिक मतलब स्वतंत्रता, अर्थात स्वतंत्रता और समानता के मध्य उचित सामंजस्य बिठाने का प्रयास किया जाता है। और वह राज्य व्यवस्था श्रेष्ठ होती है, आदर्श होती है, जिसके अंतर्गत स्वतंत्रता और समानता के मध्य उचित सामंजस्य बिठाया जाता है। तीसरा है दोनों व्यक्तित्व के विकास के लिए आवश्यक है। दोनों मतलब स्वतंत्रता और समानता की अवधारणाएं व्यक्तित्व के विकास के लिए अति आवश्यक है। व्यक्तित्व, पर्सनैलिटी, तो ये आप यहाँ कह सकते हैं कि वास्तविक रूप में व्यक्ति की व्यक्तित्व का विकास हो या जो है लोकतंत्र को मजबूत बनाना हो या किसी राज्य व्यवस्था का, समाज का, व्यक्ति विशेष के व्यक्तित्व को विकास करना हो तो इसके लिए जरूरी है क्या कि वहाँ स्वतंत्रता और समानता में सामंजस्य बिठाया जाए उचित रूप में। तो स्वतंत्रता के अंतर्गत करने योग्य कार्य करने दिए जाए और समानता के अंतर्गत समान अवसर की उपलब्धि कराई जाए। ये दोनों जो दूसरे वाले अर्थ, ये दोनों वहाँ पर स्वीकार किए जाने चाहिए। और ये दोनों जिस देश के अंतर्गत स्वीकार किए जा रहे हैं डेफिनेटली वहाँ के व्यक्तियों के व्यक्तित्व का विकास होकर ही रहेगा। अब मैंने यहाँ नोट किया ढाल तलवार, इसका मतलब जो समानता है, समानता एक ढाल का काम करती है, स्वतंत्रता एक तलवार का काम करती है। स्वतंत्रता एक तलवार का काम करती है और जो है समानता एक ढाल का काम करती है। ठीक है भाई। और चौथा है दोनों निरपेक्ष नहीं है, ये दोनों सापेक्ष हैं। स्वतंत्रता और समानता की अवधारणा निरपेक्ष नहीं है। इधर आइएगा, पहला अर्थ देखेंगे। इसका मतलब है कि स्वतंत्रता का भावार्थ केवल ये नहीं लेंगे कि व्यक्ति को कोई भी कार्य करने की छूट दे दी जाएगी कि जो उसकी इच्छा वो कार्य करे, नहीं, बल्कि जो करने योग्य कार्य है वो करने दिए जाए। समानता का मतलब भी ये नहीं लिया जाएगा कि सभी व्यक्ति पूर्ण रूप में समान हो, उनको पूर्ण रूप में समान बना दिया जाए, नहीं। समानता का अर्थ ये लिया जाएगा कि वास्तविक रूप में समान अवसर की उपलब्धि कराई जाए। जैसे कि जो छात्र हैं या सुंदर लड़कियां, बदसूरत लड़कियां हैं, तो इसके अंतर्गत जो बदसूरत लड़की हैं उनको अवसर दिया जाए कि भाई उनके लिए ब्यूटी पार्लर की व्यवस्था की जाए। मंदबुद्धि के छात्र हैं उनको अवसर दिया जाए कि अच्छे स्तर की किताबें उनको पढ़ने के लिए दी जाएं। यदि ऐसा किया जाता है तो हम ये मान के चलेंगे कि स्वतंत्रता और समानता ये दोनों निरपेक्ष नहीं है। निरपेक्ष का
मतलब यही है कि भी स्वतंत्रता का मतलब ये नहीं कि कोई भी कार्य करने दिया जाए, और समानता का मतलब ये नहीं कि पूर्ण समानता स्थापित हो जाएगी समाज में, नहीं, कभी भी नहीं हो सकती, पूर्ण समानता स्थापित नहीं हो सकती और की भी नहीं जानी चाहिए। इसलिए स्वतंत्रता और समानता की जो दो अवधारणाएं हैं ये दोनों ही निरपेक्ष नहीं है, बल्कि ये दोनों ही क्या है, सापेक्ष है। ये आपको ध्यान में रखना है, ये दोनों ही क्या है, सापेक्ष है, निरपेक्ष नहीं है। 9 इसके बाद मैंने आपके लिए यहाँ कुछ वाक्यांश नोट किए विद्वानों के, जो कि एग्जाम पूछ लिए जाते हैं। नंबर 1 लास्ट की कह रहे हैं कि बिना कुछ समानता के स्वतंत्रता छिछली होगी और स्वतंत्रता के बिना समानता निरर्थक होगी। ये अपने आप में स्पष्ट है। दूसरा है पोलार्ड, स्वतंत्रता की समस्या का केवल एक हल है और वह हल समानता में निहित है। कौन कह रहे हैं, पोलार्ड। इसके बाद में टॉनी कह रहे हैं कि स्वतंत्रता तथा समानता के परस्पर विरोध को स्वीकार नहीं करते। मतलब टॉनी स्वतंत्रता तथा समानता के परस्पर विरोध को स्वीकार नहीं करते, बल्कि टॉनी कह रहे हैं कि वास्तविक रूप में जहाँ स्वतंत्रता होगी वहाँ समानता होगी, जहाँ समानता होगी वहाँ स्वतंत्रता भी होगी, इन दोनों में कोई विरोध नहीं है। CM जोड कह रहे हैं कि आर्थिक समानता के बिना राजनीतिक स्वतंत्रता मात्र एक भ्रम है। फिर से बोल रहा हूँ, आर्थिक समानता के बिना राजनीतिक स्वतंत्रता मात्र एक भ्रम है। कौन कह रहे हैं, जोड़ करें। मतलब CM जोड़ का कहना है कि जब तक किसी भी देश के अंतर्गत आर्थिक समानता नहीं होगी वहाँ पर राजनीतिक स्वतंत्रता की कोई कीमत नहीं होगी, केवल एक भ्रम मात्र है। मान लीजिएगा मैं ये कहूँ कि एक तरफ बहुत ज़्यादा अमीर व्यक्ति हैं, दूसरी तरफ बहुत ज़्यादा गरीब व्यक्ति हैं, तो मुझे बताइएगा एक अमीर व्यक्ति गरीब व्यक्ति के वोट को खरीद सकता है कि नहीं खरीद सकता है? तो उसके अंतर्गत हम ये देखेंगे कि उस व्यक्ति को जो मत देने का अधिकार है, जो राजनीतिक स्वतंत्रता है उसको, कि भी एक व्यक्ति एक वोट, तो वो वोट क्या अपने इच्छा के अनुसार दे रहा है या कुछ अमीर लोगों ने उसको खरीद लिया है? यस, अमीर लोग उसको खरीद लेते हैं। तो ऐसी स्थिति में राजनीतिक स्वतंत्रता केवल एक भ्रम मात्र है जब तक आर्थिक समानता नहीं होगी। चलिए, और अंतिम लास्ट की कह रहे हैं कि राजनीतिक स्वतंत्रता कभी वास्तविक नहीं हो सकती। नोट करें, राजनीतिक स्वतंत्रता कभी वास्तविक नहीं हो सकती यदि उसके साथ वास्तविक आर्थिक समानता न हो। मतलब जब तक आर्थिक समानता नहीं होगी तब तक राजनीतिक स्वतंत्रता की कोई कीमत नहीं है। ये बात लास्ट की भी कह रहे हैं। और अंत में एक बात लास्ट की और लिखेंगे। लास्ट की कह रहे हैं, इसके बारे में मुझे समझाना बहुत ज़रूरी है। लास्ट की बात, लास्ट की कह रहे हैं कि यदि मुझे केक खाने का अधिकार है, समझना इस बात को, लास्ट की कह रहे हैं कि यदि मुझे केक खाने का अधिकार है और मेरे उस अधिकार के कारण यदि मेरा पड़ोसी भूखा सो रहा है तो मुझे केक खाने का कोई अधिकार नहीं है। कितनी अच्छी बात है ये। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ स्वतंत्रता और समानता के मध्य सामंजस्य बिठाने का प्रयास कर रहे हैं। कौन? लास्ट की। इसलिए लास्ट की ने कह रहे कि राजनीति विज्ञान की सबसे महत्वपूर्ण समस्या यही है, सबसे बड़ी समस्या यही है, सबसे कठिन समस्या यही है, सबसे जटिल समस्या यही है कि स्वतंत्रता और समानता के मध्य उचित सामंजस्य कैसे बिठाया जाए, इन दोनों में संतुलन कैसे स्थापित किया जाए। और जिस देश के अंतर्गत इन दोनों में उचित सामंजस्य स्थापित कर लिया जाता है, मैं एक दावे के साथ कह सकता हूँ कि वह राज्य व्यवस्था सर्वश्रेष्ठ राज्य व्यवस्था होगी। उसको हम एक आदर्श राज्य व्यवस्था की संज्ञा भी दे सकते हैं। और भारत इस तरफ अग्रसर हो रहा है, ये हम गर्व के साथ कह सकते हैं। और भारत की राज्य व्यवस्था आज उस तरफ बढ़ रही है कि पूरी दुनिया की राज्य व्यवस्थाओं को भारत की राज्य व्यवस्था को आदर्श मानना पड़ेगा। अभी कुछ समय पहले तक हम पश्चिमी राज्य व्यवस्थाओं के संदर्भ में जब हम अध्ययन करते हैं और जब हम राजनीतिक सिद्धांत का अध्ययन करते हैं तो उसके अंतर्गत राजनीतिक विकास, राजनीतिक आधुनिकीकरण की अवधारणाएं पढ़ते हैं, तो उसमें राजनीतिक विकास का जो संकेत किया गया है वो पश्चिमी राज्य व्यवस्थाओं की तरफ किया गया है। लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि ये जो राजनीतिक विकास की अवधारणा है, राजनीतिक आधुनिकीकरण की अवधारणा है, अरे भाई भारत की राज्य व्यवस्था उस तरफ बढ़ती जा रही है कि पूरी दुनिया को भारत की राज्य व्यवस्था का अनुसरण करना पड़ेगा। एक दिन वो आएगा, ये दिन दूर नहीं है। हाँ, ये समय की कोख में है कि कितना समय लगेगा इसके बारे में मैं भी कुछ नहीं बतला सकता, लेकिन ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि भारत की राज्य व्यवस्था वो दिन दूर नहीं जबकि पूरे देश के लिए एक आदर्श राज्य व्यवस्था के रूप में उभर कर सामने आएगी। हमें इस बात के ऊपर गर्व होना चाहिए। यस, ये होगा स्वतंत्रता तथा समानता का पारस्परिक संबंध। मुझे पूरा विश्वास है मेरे प्यारे विद्यार्थी स्वतंत्रता तथा समानता की अवधारणा का जो पारस्परिक संबंध है इसको ठीक से समझ गए होंगे। यस, ओके, थैंक यू वेरी मच।